दार्जिलिंग के चाय बागान के बीचों बीच मौजूद एक छोटे से गांव में रहने वाली सुप्रिया लामा अपने कमरे के अंदर पढ़ाई कर रही थी। सर्दी का मौसम था और रात का खाना खाकर घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर सुप्रिया का कमरा घर का जो मेन गेट है उसके जस्ट बाजू में था। रात के 9:30 होते हैं और अचानक सुप्रिया को अपने मेन गेट पर एक हल्के नॉक की आवाज सुनाई देती है। पर इस टाइम पर तो गाँव के सारे लोग सो जाते हैं। कौन हो सकता है अभी? सुप्रिया यहाँ पर गेट खोलना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अभी के टाइम पर उनके गांव का माहौल कैसा हो रखा है। पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई तो चीज ऐसी थी जो सुप्रिया को उस मेन गेट की तरफ खींच रही थी। ना चाहते हुए भी सुप्रिया ने जाकर अपने घर का मेन गेट खोल दिया और गेट के खुलते ही इसके सामने सिर्फ कोहरे की धुंध थी। कोई इंसान नजर नहीं आया इसे। अब इससे पहले कि सुप्रिया अपने घर का दरवाजा दोबारा बंद करती, इसे अपने किचन से एक आवाज आई। अभी सुप्रिया ने जैसे ही वो आवाज सुनी, इसने अपने घर का दरवाजा तेजी से बंद किया और भागते हुए किचन के अंदर पहुंची। और भाई साहब, वहां पहुंचकर जो इसने देखा ना, सुप्रिया सर से पांव तक थर थर कांपने लगी। अभी सुप्रिया के साथ जो घटना घटी है, ये उस गांव में होने वाले एक बहुत बड़े वारदात का बस एक छोटा सा हिस्सा था। आज की स्टोरी आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड की एक बहुत ही डार्क पिक्चर दिखाने वाली है और वीडियो के खत्म होने तक आप अवतार और चमत्कार पर भरोसा करने को मजबूर हो जाएंगे। पर फिलहाल वीडियो में आप सुप्रिया द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये घटना 2017 की है। अच्छा, ये जो कहानी है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक भी कड़ी आपने मिस किया तो आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। दार्जिलिंग के चाय बागान के बीचों बीच एक छोटा सा गाँव है। ऑब्वियसली मुझे सुप्रिया ने नाम बताया, पर मैं गाँव का नाम लेना नहीं चाहता। तो उस गाँव के अंदर टोटल 35 घर है और उस 35 घर में कोई 150 लोग रहते हैं। गांव का कल्चर कुछ ऐसा था कि जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होती या फिर कोई डेथ होती या फिर शादी होती, तब गांव के सारे लोग उस घर में किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन देते थे। कोई पैसे से देता, कोई जाके वहां पर काम करता। तो ऐसे कम्युनिटी हेल्प जैसा माहौल था गांव के अंदर। पर इस गांव का एक ऐसा पास्ट रहा है जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत संभल के रहते हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पर फिलहाल ये जानना जरूरी है कि गांव के लोग आखिर किस तरीके की चीजों को फेस कर रहे थे। तो होता क्या है कि इसी गांव के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था निशा, उसकी शादी थी। गांव के कई लोग इसके घर पर आके काम वाम कर रहे थे, शादी की तैयारियां हो रही थी और फाइनली शादी वाला दिन आता है। अब जो निशा की बारात थी वो सिलीगुड़ी के गाँव से आने वाली थी। अब अक्सर रिवाज ये था कि जो भी बारात इनके गाँव में आती थी वो ना गाँव के बाहर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उस स्कूल पर थोड़ी देर रुक के फिर ये लोग गांव में एंटर करते हैं। सेम निशा के केस में भी ऐसा ही हुआ। शाम के 6:30 बजे बारात गांव के बाहर पहुंचती है। उसी स्कूल में उन लोगों ने पड़ाव डाला। चूंकि अक्टूबर नवंबर का टाइम था तो जल्दी दिन ढल जाता है और जिस टाइम पर ये बारात स्कूल पर रुकी थी उस समय ना लगभग अंधेरा हो चुका था। अब होता ये है कि जो स्कूल था गाँव का, उसके थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का पेड़ है। इस पीपल की पेड़ की एक अलग कहानी है जो अभी होने वाली घटना को लिंक करेगी। अभी कोई 10-15 मिनट के बाद ये बारात निशा के गांव में एंटर करने वाली थी। इसी बीच जो निशा के होने वाले हस्बैंड थे, उनके चाचा जी का फोन बजता है। ये सबको बोलते कि मैं थोड़ा सा फोन पे बात करके और मुझे टॉयलेट करने भी जाना है, तो टॉयलेट करके मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। ये फोन पर बात करते करते उस स्कूल से पीपल की पेड़ की तरफ आने लगे और उस पीपल के पेड़ को क्रॉस करके साइड में जो झाड़ी थी वहां पर खड़े होकर इन्होंने पेशाब किया। ये फोन पर बात करते करते अपना यूरिनेट कर रहे हैं और ये सब करने के बाद जब ये वापस स्कूल की तरफ मुड़े जाने के लिए जहां पर बाकी बारात रुकी हुई थी, तब भाई साहब इन्होंने देखा कि जो पीपल का पेड़ है उसके साइड से 2 लड़कियां निकल के इनके सामने आती हैं। कोई 20-21 साल की उम्र होगी उनकी। अभी चाचा जी को लगा कि शायद ये गांव की ही कोई लड़कियां होंगी जो कि बारात देखने आई हैं। यहाँ पर चाचा जी ने अपना फोन काटा और दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बारात की ओर बढ़ने लगे। जब इन्होंने उस पीपल के पेड़ और लड़कियों को क्रॉस किया, तब उनमें से एक लड़की बोलती है कि रुकिए जरा। चाचा जी रुक के पीछे मुड़ते हैं, बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ बेटी? तब वो लड़की बोलती है कि हम दोनों को भी चलना है गांव की शादी देखने, ले चलेंगे आप? अब यहाँ पर चाचा जी बड़े सोच में पड़ गए कि यार अपने गांव की शादी देखने के लिए ये मुझसे क्यों पूछ रही है। इन्होंने बोला कि हम तो बाराती हैं और ये तो तुम्हारा ही गाँव है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? और इसी बीच जो वो दूसरी लड़की थी वो बोलती है चाचा जी से कि आप हमें अपने साथ ले चलेंगे या नहीं, बस ये बताइए। अब यहाँ पर जो उस लड़की का टोन था ना, वो टोन सुन के चाचा जी को थोड़ा सा शक हुआ।
अभी उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने बोला कि ठीक है चलो। अब ये बोलने के बाद चाचा जी तेजी से अपने कदम बारात की ओर बढ़ाने लगे। अभी जो बाकी बाराती थे उनमें से एक ने आवाज दे के अरे किससे बात कर रहे हैं चाचा। चाचा से हाथ उठा के बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ बस। अब इन लोगों ने ड्रिंक भी किया हुआ था तो किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब लोग बारात के साथ निशा के गाँव में एंटर करते हैं। इस टाइम पर लड़का लड़की मंडप में बैठे हुए थे और जो शादी का रिचुअल होता है वो स्टार्ट होने में 5-10 मिनट का टाइम था। यहाँ पर जो निशा के फ्रेंड्स थे वो उसके आसपास ही थे। ये लोग अपना हंसी मजाक कर रहे थे और इसी बीच इन लोगों ने देखा कि निशा उस मंडप वाले एरिया से उठ के जिस पॉइंट से बारात एंटर हुई थी उधर झांकने लगी। जैसे मंडप है इससे थोड़ा सा आगे निकल के निशा खड़ी हो गई और बिल्कुल एंड में देखने लगी। इसके 2-3 दोस्त निशा के पास पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ यार, मतलब उधर क्या देख रही है। तब निशा बोलती है कि मुझे ना ऐसा लगा कि दादी माँ मुझे कॉल कर रही है, मतलब मेरा नाम लेके बुला रही है। पर बात ये थी कि निशा की दादी माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। अब इसके दोस्तों ने बोला कि देख तू दादी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज थी तो हो सकता है ऐसे खास ओकेजन पे तुझे उनकी याद आ रही हो और मैं भी इस कारण लगा कि वो तुझे कॉल कर रही है। निशा ने यहाँ पर एक शब्द नहीं बोला। ये चुपचाप वापस आके मंडप पर दोबारा बैठ जाती है। पर इस बार जब निशा वहाँ बैठी थी ना तब इसके दोस्तों ने नोटिस किया कि निशा का जो मुंह था वो पूरा टाइटली बंद हो गया है। जैसे होता है ना कि दांत लग जाना, दोनों दांत एक दूसरे से चिपक गए हैं। ऐसे करके निशा ना एकदम मुंह बंद करके बैठी हुई है, किसी से कुछ बोल नहीं रही है। पर इसके दोस्तों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया शादी का, तब निशा मंडप से उठ के पंडित जी से एकदम दूर जाने लगी पीछे की तरफ। और सबने देखा कि निशा यहाँ एकदम जोर जोर से रो रही है। लोगों को लगा कि शायद शादी के बाद ये अपना घर छोड़ के जाएगी, मे बी उसकी याद में रो रही हो या फिर इसे अपने दादी माँ की याद आ रही है इसके लिए रो रही होगी। भाई साहब इसके दोस्त जाते हैं उसे मनाने के लिए और तभी निशा जमीन से 4 फीट ऊपर उड़ जाती है हवा में और एकदम जोर जोर से हंसने लगी चुड़ैल के जैसे। और ऐसे हंसते हुए बोल रही है कि तुम सबने हम दोनों को इनवाइट नहीं किया, हम चाहें तो अभी इस पूरे गांव को खत्म कर सकते हैं, तुम सबने हम दोनों को क्यों नहीं बुलाया। और यहाँ पर ये आवाज निशा की नहीं थी, 2 अलग अलग आवाजें निशा के अंदर से बोल रही थी। फिर ये आगे बोलती है कि ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं कुछ करूंगी नहीं इसे, पर इस गाँव को हम दोनों बर्बाद करके रहेंगे। अब ये लाइन कंप्लीट होते ही निशा जमीन पर गिरती है और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। अभी निशा के घर वाले इसके पास जाते हैं पर जो लड़का था जिससे इसकी शादी होनी थी उसने शादी तोड़ दी। बोला कि इस पर तो चुड़ैल आती है, हम नहीं कर सकते शादी है। और वो पूरी बारात बिना शादी किए ही लौट जाती है वापस। अभी जब ये सब हो रहा था तब निशा बेहोश पड़ी थी। 3-4 घंटे के बाद जब निशा को होश आया तब इसे पता चला कि इसकी बारात लौट गई और शादी टूट चुकी है। और ये सब सुनने के बाद निशा कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने उसी रात सुसाइड करके अपनी जान दे दी। और इसी पॉइंट से उस गाँव में एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। अभी निशा वाली घटना को 10-12 दिन हो चुके थे। इस गांव के अंदर एक दादा थे जिनके पास गाय और भैंसे थी। ये बेसिकली दूध निकाल के गांव के बाकी लोगों को बेचते थे। एक सुबह जब ये दूध निकाल रहे थे ना तब इनकी गाय ने दूध की जगह ब्लड देना शुरू कर दिया। ये देख के चौंक गए एकदम कि भाई ये क्या हो रहा है। पर ये घटना तो बस शुरुआत थी किसी बहुत ही बड़े अनहोनी की। ये दादा भाग के बाकी गांव वालों को बताते हैं कि ऐसा हुआ, अभी गाय ने ब्लड दिया दूध की जगह। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तब उसी गांव के एक आदमी ने बोला कि हो सकता है गाय को कोई बीमारी हो गई हो, अब जाके डॉक्टर से एक बार दिखवा लीजिए। उस आदमी ने यह भी बोला कि शहर के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर बैठता है, अब जाके उससे बात कीजिए तो वो ना कुछ दवाई दे देगा जिससे गाय ठीक हो जाएगी। दादा उसी दिन दार्जिलिंग पहुंचते हैं। वहां पर ये डॉक्टर से मिले, अपने गाय को जो भी हुआ था सब कुछ बताया और उसके लिए दवाई लेके वापस गांव लौट रहे थे। गांव लौटते लौटते शाम हो जाती है। ये अभी उसी गांव के सरकारी स्कूल को क्रॉस कर रहे थे। रोड पर एकदम अंधकार छाया हुआ है और तभी भाई साहब इनके सामने एक औरत पूरे दुल्हन के अटायर में खड़ी हो जाती है। इनको लगा कि इस समय कौन है। थोड़ा सा हिट तो हुआ कि ये हमारे गांव की नहीं है। पर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके करीब पहुंचे तब इन्होंने चांद की रोशनी में उस चेहरे को देखा और पाया कि भाई ये तो निशा खड़ी है। ये नज़ारा देख के दादा के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई एकदम। इनकी हिम्मत नहीं हुई अपने गांव की ओर जाने की। ये भाग के स्कूल की तरफ जाते हैं और स्कूल पार करके जो आगे दूसरा गांव था वहीं पर जाके इन्होंने रात बिताई। अभी दादा अगली सुबह गांव पहुंचते हैं और जाके उन्होंने सारी बात बताई कि रात को कल
निशा दिखी थी मुझे रोड पे। तब गांव वालों ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कि अभी अभी ऐसा हुआ है तो मे भी वहम में इनको दिख गई होगी वो। पर ना यहाँ पर चीजें बद से बदतर होने लगी थी। वो निशा जो लड़की थी आए दिन किसी ना किसी को उस स्कूल वाले रोड पर दिखाई देने लगी। 1.5-2 महीने बीत चुके थे इस घटना को और अभी गाँव में 2-3 प्रेग्नेंट औरत थी, उनमें से एक का बच्चा डिलीवरी के टाइम ही मर जाता है। और जो गाँव की बाकी 2 औरतें थी, जब उनकी डिलीवरी हुई तो उन दोनों के बच्चे भी 3-4 दिन के बाद मर जाते हैं। जो अभी एक गाय दूध के बदले खून दे रही थी, ये सिम्टम्स बाकी गायों में भी दिखने लगी। गांव में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो चुका था और इन सबको कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। पर यहाँ पर गांव वालों को लगने लगा था कि जो इनका एक डार्क पास्ट रहा है वो शायद अब वापस आ गई है इनको हॉन्ट करने के लिए। अभी गांव वाले चाहते तो थे कि कोई पंडित या मौलवी से दिखा के इस समस्या का समाधान हो जाए, पर दिक्कत ये थी कि ये जितनी बार भी उस एंटिटी को रोकने का प्रयास करते उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ते जाती थी। ये घटनाएं और फ्रिक्वेंट होने लगी थी। और इसी बीच एक दोपहर सुप्रिया के घर में घटना घटती है और यही उस गांव के फेट का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। मैंने बताया था ना आपको कि गांव के बाहर वो स्कूल है, फिर उसके पास एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ पे अक्सर वहां के लोग जाकर पूजा करते थे, पर ये कुछ दूसरे तरीके की पूजा होती थी जो इस गांव के एक बहुत पुराने पंडित ने गांव वालों को बता रखा था। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको आगे समझ में आएगा। तो सुप्रिया की मम्मी एक सुबह 9 बजे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है पूजा करने, और जब ये वहां पहुंची तब इन्होंने देखा कि किसी ने उस पेड़ के 2 ब्रांचेस के बीच में एक काला कपड़ा रखा हुआ है। इनको बड़ा गुस्सा आया कि किसने ये बदमाशी की है। इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से वो कपड़ा निकाल के वहीं फेंक दिया पीछे। फिर उन्होंने जो गुरु द्वारा बताई गई विधि थी वैसे वहां पर पूजा की और वापस अपने घर आ गई। पर घर आने के बाद से ही जो इनका लेफ्ट हैंड था ये ना फूलने लगा बहुत, उसमें पेन भी स्टार्ट हो गया। इसके घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई आराम नहीं हुआ, उल्टा वो पेन और ज्यादा बढ़ गया। और अगले दिन से सुप्रिया की माँ का जो लेफ्ट हैंड था वो काम करना बंद कर चुका था। यहाँ इस पीपल वाली घटना के 2 दिन के बाद एक रात सुप्रिया जब अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तब जैसे मैंने बताया था इंट्रो में कि इनके कमरे पर एक नॉक होता है। ना चाहते हुए भी जाके दरवाजा खोलती हैं पर कोई भी नहीं था सिवाय कोहरे और धुंध के। फिर इनको अपने किचन से एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मांस खाता है ना, हड्डी चबाता है, उस तरीके की। सुप्रिया अपने घर का कमरा बंद करती हैं और भाग के जाती हैं किचन में। इन्होंने देखा कि जो इसकी माँ थी वो अपना लेफ्ट हैंड लेके चबा रही है। आंख में जैसे खून सवार हो रखा उनके, और ये अपने हाथ का मांस चबा चबा के उसे ही खाए जा रही थी। किचन के पूरे फ्लोर पर ब्लड फैला हुआ था और जब उसकी माँ को सुप्रिया के आने के एहसास हुई तब ये ना बहुत ही डरावने तरीके से सुप्रिया को घूरने लगी। सुप्रिया का यहाँ पर पूरा खून सूख गया एकदम। ये अपने कदम पीछे लेती है और जोर से चिल्लाई अपने पापा को। सुप्रिया की चीख सुनकर उसके पापा आते हैं और इन्होंने फिर अपनी पत्नी की हालत देखी। इनको समझ में आ गया था कि भाई साहब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इन्होंने उसी टाइम गांव के जो 2-3 तांत्रिक थे उनको फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज आइए इसे ठीक कीजिए। पर यहाँ मसला ये हुआ कि इनमें से 2 तांत्रिकों ने मना कर दिया कि हमने पहले ही बहुत कोशिश कर लिया है पर हमारे बस की चीज नहीं है, क्योंकि गांव में जब पहले भी इंसिडेंट हो रहे थे तो इन लोगों ने उनसे पूजा करवाई थी पर इनसे उस समय कुछ कंट्रोल नहीं हुआ था। इन दोनों ने बोला कि उल्टा हमें वार्निंग मिली है कि अगर हम इस चीज में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो जो ये एंटिटी है ये हमें भी खत्म कर देगी। 2 तांत्रिकों ने अपना पल्ला झाड़ लिया उस चीज से। पर जो एक तीसरे तांत्रिक थे उनकी उम्र कोई 70-75 साल होगी, उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा एक बार, अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो ये मेरे तंत्र विद्या का अपमान होगा। अब ये सुप्रिया की मम्मी वाली बात पूरे गांव में फैल गई थी। सारे गांव के लोग वहां आसपास इकट्ठा हो गए और जो ये तांत्रिक दादा थे ये अपने साथ डंगरो लेके आते हैं। डंगरो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे जो पहाड़ी तांत्रिक होते हैं जिसे जाखरी भी बोलते हैं, तो ये जाखरी लोग यूज करते हैं अपना स्पिरिट वगैरह से कम्युनिकेट करने के लिए। इन दादा ने सारा सेटअप लगाया गांव के बीचों बीच और अपना वो डंगरो बजाने लगे। और कुछ ही टाइम के बाद जब ये अपना तंत्र विद्या कर रहे थे 3-4 चमगादड़ उड़ के इनके ऊपर से गए और जैसे उस चमगादड़ के झुंड ने इनको पार किया ना,
इन्होंने सामने अपने गुरु की फोटो रख के वहाँ पर दीप जला रखी थी। वो दिया बुझ जाता है। ये सीन देखकर गांव के सारे लोग डर गए बहुत ज्यादा। और जो ये तांत्रिक दादा थे, ये अचानक एक औरत की आवाज में बोलते हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े गुरु कुछ नहीं कर पाए, तुम एक मामूली तांत्रिक हो, क्या कर लोगे मेरा? कोई भी नहीं बचा पाएगा इस गाँव को। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलने के बाद जो वो तांत्रिक दादा थे वो जमीन पर गिर जाते हैं। 30 मिनट के बाद उनको होश आया और उन्होंने उठते ही 1 लीटर पानी पिया पूरा। उस दादा ने बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी तंत्र विद्या में असफल रहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, अब ये मसला सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। और ऐसा बोल के दादा धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ चले गए। गांव वालों को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। जो सुप्रिया की माँ के हाथों का हाल हो रखा था, ये न्यूज आसपास के गांव में भी फैल गई। और इसी न्यूज को सुनकर जो सुप्रिया के पापा थे, उनके एक दोस्त घर पर आते हैं देखने के लिए। जब ये घर पहुंचे तब सुप्रिया के पापा ने सारी बात बताई कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी है हमारी, इतने तांत्रिक पंडित को ट्राई कर लिया पर कुछ काम नहीं आ रहा है। तब इनके पापा के जो दोस्त थे वो थोड़ा सोच विचार करके बोलते हैं कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये सब ठीक कर सकता है। ये सुनकर सुप्रिया के पापा ने बोला कि इतने सारे सिद्ध पंडित तांत्रिकों ने अपना सब कुछ ट्राई कर लिया, इस आदमी में ऐसा क्या है कि जो ये सब ठीक कर सकता है? तब सुप्रिया के पापा के दोस्त ने बोला कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये साक्षात जो मिलारेपा एक सेंट हुए थे तिब्बतन कल्चर में। मिलारेपा एकमात्र इंसान थे जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए थे। वो बताते हैं कि ये जो आदमी है ये मिलारेपा के अवतार है, पर अपनी आइडेंटिटी को ये रिवील नहीं करते और बहुत ही अज्ञात में रहते हैं। इस टाइम पर वो अपने गांव पर आए हुए, तो हमें एक बार चल के ट्राई करना चाहिए। अभी सुप्रिया की पूरी फैमिली उस आदमी से मिलने के लिए रंगबुल गांव पहुंचती है। जो इसके पापा के दोस्त थे वो इन्हें लेके रंगबुल कहीं एक दुकान पर पहुंचते हैं। इन्होंने देखा कि उस दुकान के अंदर दुकानदार के अलावा एक 22 साल का लड़का बैठा हुआ है और वो वहाँ बैठ के तोंगबा पी रहा था। तोंगबा पीते पीते इसने इन लोगों की तरफ एक बार देखा और फिर दुकानदार से बात करने लगा। इन सब ने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बूढ़े महात्मा होंगे, पर ये तो एक 22-23 साल का लड़का है। अब जो सुप्रिया थी उसके दिमाग में यहाँ पर डाउट आता है कि ये क्या ही कर सकता है। यहाँ पर जो सुप्रिया के पापा के दोस्त थे वो इस आदमी से बोलते हैं कि आयुष भाई, ये लोग इस फलना गांव से आए हैं और वहाँ पर 2 चुड़ैल हैं जिसने कि गांव को एकदम बर्बाद करके रखा हुआ है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, इनकी मदद कर दीजिए। तब आयुष बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं कोई तांत्रिक या पंडित थोड़ी हूँ जो ये सब ठीक करते फिरूंगा, आप लोग किसी और को ढूंढो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बात सुनते ही जो सुप्रिया के पापा थे उनके सामने जमीन पे लेट गए, बोलने लगे प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ काम नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी पत्नी की हालत ऐसी हो रखी है। तब जो सुप्रिया की मम्मी थी उन्होंने अपना हाथ आयुष को दिखाया। अब उनके हाथ पर नजर पड़ते ही जो आयुष की आंखें थी वो एकदम गुस्से में लाल हो गई। 5-7 सेकंड देखने के बाद उन्होंने बोला कि आपने उस पीपल के पेड़ से वो काला कपड़ा हटा के फेंका था ना, जिस हाथ से आपने फेंका था उस हाथ को वो शक्ति आपके शरीर से अलग करना चाहती है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये बोलकर आयुष इनके गाँव आने को तैयार हो गए। पर जब ये लोग उस दुकान से निकलने वाले थे ना, तब बहुत तेज बारिश हो रही थी उस टाइम पे। आयुष यहाँ दुकान से बाहर निकलता है और इसने आसमान की तरफ देखा और देख के ऐसी उंगली उठाई और भाई साहब सुप्रिया बताती है कि उसके उंगली उठाते ही बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद आयुष ने यहाँ सुप्रिया की तरफ देखा और एक ना मुस्कान दी छोटी सी, एज इफ आयुष को पता चल चुका था कि जो ये सुप्रिया है इसके मन में मेरे को लेके डाउट है। तो यहाँ पर सुप्रिया का डाउट भी क्लियर हो चुका था कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है। आयुष आता है गांव पे। इसके बाद आयुष सुप्रिया के घर पर आता है। आयुष इनसे बोलता है कि मुझे एक प्लेट में 4 कपूर ला के दो। जब वो 4 कपूर इसके सामने आए तो इसने अपने मुंह से फूंक मारा और उसके फूंक मारते ही वो चारों कपूर जलने लगते हैं। इसने बोला कि गाँव के अंदर 2 औरतें हैं जिसके ऊपर इन आत्माओं ने अपना कब्जा किया हुआ है। इस चीज को ठीक करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारे गाँव वालों को बुलाया जाए। जब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए तब आयुष ने बोला कि एक कड़वा सच मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये गांव इन दोनों आत्माओं से मुक्त हो जाए, तब जो वो दोनों औरतें हैं जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है उनकी जान जाएगी। वो आप सबके बीच में ही है। अब गांव वालों तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना क्रिया चालू कीजिए। अब आयुष ने जो भी करना था अपना क्रिया वो किया और उसके बाद इसने नींबू मंगाया एक। उस नींबू को 2 हिस्सों में काटा और जैसे ही काटा ना, नींबू के अंदर से खून निकलने लगा। आयुष ने उस नींबू पर फूंक मारा और उसके फूंक मारते ही इस गांव के अंदर 2 घर थे। उस 2 घर से 2 औरतें चिल्लाते हुए बाहर निकली।
वो चिल्लाते हुए बोले थे कि मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलते हुए वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच आती है और वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। आयुष ने बोला कि अब कभी भी आपको ये शक्ति परेशान नहीं कर पाएंगी। ये बोलने के बाद अगली सुबह आयुष अपने गांव वापस चला जाता है और इसके बाद से ही गांव के अंदर चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। जो सुप्रिया की मम्मी थी उनका हाथ भी चलना स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने के बाद जो उनके हाथ पर निशान थे घाव के, वो भी पूरी तरीके से भर गए। अब आप जानेंगे असली किस्सा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इस गांव के अंदर पास्ट में। पर वो बताने से पहले जो मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है, अगर आपको ये पसंद आ रही है टी शर्ट, तो इस टी शर्ट का फ्लिपकार्ट लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पसंद आए तो जाके खरीद लेना। करीब 7-8 साल पहले इस गांव के अंदर 2 औरतें रहती थी, दोनों बहन थी। इन दोनों ने किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आके ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया था और इसी प्रोसेस ने इन दोनों बहनों ने 2 स्पिरिट्स को अपने वश में किया था। उन दोनों स्पिरिट्स को अपने वश में करके ये लोग उससे काम करवाते थे। पर टाइम के साथ होता ये है कि उन दोनों बहनों ने इन दोनों स्पिरिट्स को गांव के दूसरे लोगों को हार्म करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब किसी से रंजिश है तो उससे बदला लेना या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक कर देना, उसको अपने वश में करना। और ये ना बहुत डार्क और नेगेटिव चीजें प्रैक्टिस करने लगी थी। ये सब बात जब गांव वालों के बीच ओपन हुई तब इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो हम लोग करना पड़ेगा इसका। तब इस गांव के अंदर एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते थे। उन्होंने क्या किया कि जो इन दोनों बहनों ने स्पिरिट्स को अपने वश में किया था, उन दोनों स्पिरिट्स को गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में किया था पहले, उस पीपल के पेड़ में बांध दिया था। और इसके साथ ही जो वो दोनों बहनें थी उनको ना गांव वालों ने बहुत बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बाबा ने यह भी बोला कि अगर तुम दोनों ने कभी भी इस गांव के अंदर अपनी मर्जी से आने की कोशिश की तो तुम दोनों भस्म हो जाओगे। अब होता क्या है कि इन दोनों बहनों ने इस चीज को अपना बहुत ज्यादा इंसल्ट समझा। ये गांव के बाहर रहकर ही अपना ब्लैक मैजिक और सब कुछ प्रैक्टिस करने लगी। कोई भी इनसे आते जाते बात नहीं करता था। अब ये निशा की शादी वाली घटना के 3 वीक पहले ही जो वो बूढ़े दादा थे जिन्होंने इनको गांव से बाहर निकलवाया था, उनकी डेथ हो जाती है। और इन 7-8 सालों में इन दोनों लड़कियों ने बाहर रह के बहुत ही ज्यादा सिद्धि अर्जित कर ली थी। इनके मन में बस ये था कि मुझे गांव वालों से बदला लेना है, हमें अपमानित करके निकाला गया था इस गांव से। तो उसी बदले की आग में ये लोग इतने टाइम से जल रही थी। और उस शादी वाले दिन जब बारात स्कूल पर रुकी थी तब इन दोनों ने, जो चाचा जी थे, निशा के होने वाले हस्बैंड के चाचा जी, जो मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो पेशाब करके वापस आ रहे थे, उनको रोक के पूछा था कि क्या आप हम दोनों को अपने साथ शादी में ले चलेंगे गांव के अंदर। तब वहां पर उन चाचा जी ने तो पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि हाँ ठीक है आ जाइए। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये दोनों गांव के अंदर इन्वाइटेड हो गए। ये अपनी मर्जी से नहीं गए गाँव में, बल्कि चाचा जी द्वारा इनको इनवाइट किया गया। पर इनको पता था कि अगर हम गांव के अंदर जाएंगे तो लोग ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो पीपल के पेड़ के अंदर दोनों स्पिरिट्स को दादा ने कैद कर रखा था, उनको आजाद करवाया अपनी शक्ति से। क्योंकि अब तो दादा भी नहीं थे और जो वो कर्स लगा था कि तुम गांव में अपने मर्जी से नहीं आ सकते, वो भी हट गया था। और उन्हीं दोनों स्पिरिट्स द्वारा गांव के 2 औरतों पर कब्जा करके ये दोनों उस गांव को बर्बाद करना चाहती थी। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।